फर्स्ट चैप्टर से अपने स्टार्ट करते हैं, वो है स्टाइकोमेट्री। स्टूडेंट्स में सबसे पहले आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता दूं। स्टाइकोमेट्री बोर्ड एग्जाम वाइज भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये एमडीकेट वाइज भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब बोर्ड एग्जाम वाइज ये क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसकी वजह ये है कि इसमें से स्टाइकोमेट्री से जो भी क्वेश्चन आता है उसके सॉलिड मार्क्स होते हैं। इस स्टाइकोमेट्री में से आने वाले क्वेश्चन के मार्क्स सॉलिड मार्क्स क्यों होते हैं, इसकी वजह ये है कि इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप। और वो न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल सही अटेम्प्ट करते हैं और उसका आंसर भी सही लिखते हैं तो आपको 5/5 मार्क्स मिल सकते हैं या 10/10 मार्क्स मिल सकते हैं। इस वजह से स्टाइकोमेट्री के मार्क्स सॉलिड मार्क्स होते हैं। अगर आपको बोर्ड क्वेश्चन में इस तरह कोई क्वेश्चन आ जाता है जो स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड हो तो आपने उसको मस्ट अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अभी आपके एग्जाम्स है एसएलओज बेस्ड। एसएलओज बेस्ड एग्जाम में अगर एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में एसएलओज बेस्ड पेपर बनाता है तो उसकी सबसे ज्यादा नजर स्टाइकोमेट्री के ऊपर होती है। एसएलओज बेस्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, जब नॉर्मल एग्जाम था तो उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में से स्टाइकोमेट्री में से 1 या 2 पार्ट आ देते, लेकिन एसएलओज बेस्ड एग्जाम में से 2 या 3 पार्ट्स जो है वो स्टाइकोमेट्री से आते हैं। इसी तरह जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में से 1 पार्ट लाजमी तौर पर स्टाइकोमेट्री से आता है, जबकि दूसरा पार्ट जो है वो उस चैप्टर से आता है जो स्टाइकोमेट्री के साथ रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो बोर्ड एग्जाम वाइज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसके मार्क्स सॉलिड मार्क्स होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड इसके क्वेश्चन होते हैं। थर्ड जो है बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम स्पेशली केमिस्ट्री के पेपर में आपके पास जो सबसे ज्यादा इशू आता है वो टाइम शॉर्टेज का आता है। टाइम शॉर्टेज को बचाने के लिए स्टाइकोमेट्री आपकी हेल्प करेगी। इस जो एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसको आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक थ्योरी बेस्ड है उसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत ज्यादा टाइम लगा लेते हैं, लेकिन स्टाइकोमेट्री का क्वेश्चन थोड़े से टाइम में सॉल्व हो जाता है। और दूसरी वजह ये है कि इसके जो मार्क्स है वो सॉलिड मार्क्स है। एमडीकेट वाइज तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से यूजुअली 2 to 3 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं स्टाइकोमेट्री में से। एमडीकेट में 2 to 3 एमसीक्यूज इससे मस्ट आते हैं। ये इस वजह से भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये लिंक्ड है सॉल्यूशन चैप्टर के साथ, इसी तरह ये लिंक्ड है एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ, बाकी भी हर एक चैप्टर के साथ ये किसी न किसी तरीके से लिंक्ड है। इसलिए स्टाइकोमेट्री को ज्यादा जो टाइम देना है आपने स्टाइकोमेट्री को देना है। तो समझने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा। 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और फिर आप स्टाइकोमेट्री को ऐसे समझेंगे कि जब स्टाइकोमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप परेशान होने के बजाय आप खुश होंगे कि स्टाइकोमेट्री में से क्वेश्चन आया है, ये मैं 100/100 करूंगा। फ्रेशर की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो स्टाइकोमेट्री से डरते हैं और उसकी वजह भी यही 3 स्टेप्स है। ये स्टेप्स उन्होंने फॉलो नहीं किए होते। आप अगर खुद फ्रेशर है तो आप स्टाइकोमेट्री से डर रहे हैं। मैं खुद जब फ्रेशर था तो मैं स्टाइकोमेट्री से मुझे डर लगता था और इसकी वजह ये थी कि मैं स्टाइकोमेट्री को जस्ट बुक से पढ़ लेता था या जो अपने नोट्स थे उनसे पढ़ लेता था। मैं कहता था कि मुझे स्टाइकोमेट्री क्यों नहीं आती। 3 स्टेप्स है, आप फॉलो करें, उम्मीद के साथ आपको स्टाइकोमेट्री 100% समझ आएगी। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने बुक अपना लाजमी पढ़ लेना है स्टाइकोमेट्री के लिए। सेकंड स्टेप जो है वो आपने इसके ट्रिक्स सीख लेने हैं आपने स्टाइकोमेट्री के। थर्ड जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अब स्टाइकोमेट्री के लिए बुक आपने कैसे पढ़ना है, बुक के आपने सबसे पहले टॉपिक पढ़ लेने हैं। स्टाइकोमेट्री के बुक में जितने टॉपिक है वो आपने पढ़ लेने हैं। इसके साथ आपने बुक के एग्जाम्पल लाजमी करने हैं। इसी तरह बुक के असाइनमेंट्स जो गिवन हैं वो आपने कर लेने हैं। बुक सबसे पहले आप बुक की चीजें करें। अगर आप बुक सारी कवर कर ले स्टाइकोमेट्री वाइज, फिर आप अगर इसके साथ कोई और प्रैक्टिस करते हैं वो आपके लिए फिर बेस्ट रहेगी, लेकिन बुक फर्स्ट है। फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल करें, ये मस्ट है। इसके साथ एडिशनल आप क्या कर सकते हैं, आपने बुक में देख लेना है जो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है उसमें भी स्टाइकोमेट्री के काफी क्वेश्चंस गिवन हैं। ये सब करने के बाद आप वो भी कर ले साथ में एडिशनल, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा।
बुक के एग्जाम्पल जो है ये एमडीकेट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से कि बुक के अगर कोई भी एमडीकेट में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है स्टोइकोमेट्री से तो वो लाजमी तौर पर आपके एग्जाम्पल से आएगा, और 40% चांसेस ये है कि वो आपके न्यूमेरिकल से आए या फिर आपके असाइनमेंट से आए, लेकिन एग्जाम्पल के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर आप इंतहाई वीक है स्टोइकोमेट्री में तो फिर भी आप बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करके जाए, फायदा हो जाएगा। दूसरी चीज जो है वो ट्रिक्स है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस वीडियो में या इसके साथ दूसरी वीडियो में कि आपको स्टोइकोमेट्री के ट्रिक्स समझा दूं। थर्ड जो इंपॉर्टेंट है स्टोइकोमेट्री के लिए वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। अब प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं, कुछ रिसोर्सेज बताता हूं आपको। एक बुक है वो है चैंपियन सीरीज। चैंपियन सीरीज एक बुक है, इससे आप इस चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा जो सोर्स है वो बैंक ऑफ एमसीक्यूज है। तीसरा जो सोर्स है इस चैप्टर वाइज वो है ई प्रिपेयर अकेडमी। अगर आपके पास मोबाइल फोन या लैपटॉप है तो ये आपको मोस्ट रिकमेंडेड मैं आपको कहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी जो बुक है वो फोकस इस रिसोर्स से होगा। फोर्थ में आपको बताऊंगा एनजी कॉन प्रैक्टिस एमसीक्यूज, और फिफ्थ जो है वो आप संडे टेस्ट। संडे टेस्ट आप किसी भी एकेडमी के ले लें, सारे टीचर ही बनाते हैं। ये नहीं है कि इस्लामियात का टीचर आपको स्टोइकोमेट्री के एमसीक्यूज बना के देगा, जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बनाएगा वो यकीनी तौर पर एक टीचर होगा। तो ये 4 रिसोर्सेज है, आप इनसे फिर प्रैक्टिस कर ले। स्टेप 1 फॉलो करना है बुक को, बुक की हर एक चीज आपने करनी है, टॉपिक पहले करना है, फिर उसके बाद उससे एग्जाम्पल, असाइनमेंट्स और न्यूमेरिकल बताया आपको। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है एमडीकेट वाइज भी और पेपर वाइज भी। पेपर अगर सिलेबस बेस्ड आएगा फिर वो एग्जाम्पल को चेंज करेंगे, लेकिन मोस्टली इस तरह होता है कि एग्जामिनर वो उन वैल्यूज को ही चेंज कर लेता है, बाकी फार्मूला जो सोल्यूशन है वो उसी तरह रहता है जिस तरह एग्जाम्पल बुक में गिवन है। एमडीकेट के लिए एग्जाम्पल मस्ट है। एमडीकेट में मैंने खुद 2024 के पेपर, अगर आप एमडीकेट के 2024 का पेपर देख लें तो उसमें से जो स्टोइकोमेट्री में से क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल बुक की एग्जांपल है, सिर्फ वैल्यूज थोड़ी सी चेंज की हुई है। आई थिंक 1.5 को चेंज किया है 1.6 में या और समथिंग लाइक दैट। लेकिन याद रखना है आपने चेंज सिर्फ थोड़ी सी वो वैल्यू करते हैं। और फिर जब आप देखिए स्मार्ट बने, स्मार्ट अब क्या तरीका होगा, एक स्टूडेंट है उसके पास ये वैल्यू चेंज हुई इससे इस तक, और उसने क्या किया, उसने कैलकुलेशन शुरू कर दी 1.5 1.6 के लिए। वो कैलकुलेशन करेगा, उस स्टोइकोमेट्री की कैलकुलेशन काफी टफ भी होती है, वो कैलकुलेशन करेगा और लास्ट में जो 4 आंसर आएंगे ऑप्शन ए, बी, सी और डी, वो उनमें से फिर एक को वो मार्क करेगा, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज्ड होगा कि मैंने करेक्ट किया है या नहीं। स्मार्ट क्या करेगा, स्मार्ट ने 1.5 की जो एग्जांपल है बुक में वो ऑलरेडी उसने की होगी, उसको पता होगा कि 1.5 से बुक में आंसर आ रहा है वो फॉर एग्जांपल बी के करीब है, तो 1.6 का बी के करीब होगा। फिर भी वो एनालाइज करेगा इन 4 ऑप्शंस को कि इनमें से कौन सा ऑप्शन 1.5 के करीब है। अगर 1.6 वाला ऑप्शन बी के क्लोज आ रहा है वो बी को मार्क करेगा। इससे क्या होगा, इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा उसका सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो टाइम बचेगा, और एमडीकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट है। दूसरा फायदा उसको ये होगा, वो श्योर होगा अपने आंसर के बारे में कि मेरा आंसर यही है, क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 8। 1.5 से बुक में उसने देखा था, बुक में गिवन था इसका आंसर। अच्छा स्टूडेंट, स्टोइकोमेट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ वैल्यूज जो है वो आपने मेमोराइज कर लेनी है। डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप इनको मेमोराइज करें। मेमोराइजेशन से ये होगा कि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। 1 AMU is equal to 1 डाल्टन which is equal to 1 over NA, और NA की जगह आप लिख सकते हैं 1 over 6.023 into 10 की पावर 23, जो कि अगर आप इस टर्म को सॉल्व करें ये इक्वल आता है 1.6724 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, और किलो की जगह आप अगर 10 पावर 3 पुट करें तो ये बन जाएगा 1.6724 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये कुछ वैल्यूज है, ये आपने याद रखनी है।
अब यहाँ से आपका एक और ट्रिक बन सकता है, वो ये है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.6724 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राम और AMU का ये रिलेशन है। इसमें आप किलोग्राम का भी ये रिलेशन लिख सकते हैं, 10⁻³ पुट करें और साथ में किलो पुट करें, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻27 किलोग्राम, 10⁻³ पुट करना है। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जब भी आपको आपने AMU को कन्वर्ट करना हो ग्राम में, या फिर आपने ग्राम को कन्वर्ट करना हो AMU में, आपने ये ट्रिक यूज करना है अपने पास ये ट्रिक। अब देखिए यहाँ से अगर मैं ग्राम निकालूं तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1.6724 इंटू 10⁻⁻24 AMU। ये ट्रिक है इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्राम इंटू AMU। इसी तरह आपने कुछ और वैल्यूज है, इनको याद रखना है, वो ये है कि 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³। 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 cm³। 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 cm³, ये आपने याद रखनी है। इसी तरह 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, मिली इज 10⁻³ यू नो। अब इससे क्या होगा, ये आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगी। इस तरह ये भी लिख सकते हैं कि 1 dm³ इज इक्वल टू 1000 ml, क्योंकि 1000 ml बराबर है 1 लीटर के, तो 1 लीटर बराबर है 1 dm³ के, तो 1 dm³ बराबर है 1000 ml के। ये आपने कन्वर्जन के लिए इनको रिमेंबर, इनको मेमोराइज करना है आपने। अगर आप इनको मेमोराइज करेंगे तो इससे आपको दो फायदे होंगे। एक फायदा ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि आप श्योर होंगे कि मैंने जो कन्वर्जन की है वो करेक्ट की है, क्योंकि स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चन को मैंने पहले आपको बताया कि आप जब तक श्योर नहीं होंगे कि मैंने क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किया है, मेमोराइज नहीं करेंगे, तब तक आप श्योर नहीं होंगे कि मैंने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है। ये कुछ कन्वर्जन फैक्टर है। कन्वर्जन करते वक्त मेरी एक बात आपने जहन में याद रखनी है, वो ये कि अगर आपको dm³ की कन्वर्जन करनी हो तो आपको पता है कि डेसी जो है, डेसी ये बराबर है 10⁻⁻1 के। फिर आपने क्यूब जो है ये एज अ होल इसके ऊपर लेना है, तो ये बन जाता है 10⁻³ डायरेक्ट। अगर आप क्यूब लेंगे फिर आप इसमें कंफ्यूज होंगे, तो डेसी को आपने हमेशा 10⁻⁻1 लिखना है। फिर अगर फॉर एग्जांपल इसकी पावर 3 हो, 2 हो, वो फिर आपने इस तरह सॉल्व कर लेना है। कभी भी आपने डायरेक्ट 10⁻⁻3 प्रीफिक्स हो, अगर सेंटी मिले आपको, सेंटी 10⁻⁻2 होता है। अगर सेंटीमीटर क्यूब आपने लेना है तो फिर आप 10⁻³ का क्यूब लेंगे। आप सेंटी को 10⁻³ डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपने लिखना है 10⁻² को, और फिर उसके ऊपर आपने क्यूब ले लेना है। कोई भी प्रीफिक्स हो पहले उसको ब्रैकेट में लिख लिया करे, फिर उसके बाद जो पावर गिवन हो वो उसकी पावर ले लिया करे, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बुक में अगर आप देखें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.3 सेल्फ असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस ट्रिक से सॉल्व होगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि मास मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास if mass is constant, if mass is equal to constant। ये ट्रिक आपको सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने में मदद देगा। उसमें जो गिवन मास है वो चारों ऑप्शन का गिवन मास सेम है, आई थिंक 4 ग्राम है, और जो मोलर मास है वो आपको मालूम है प्रेडिक्टेबल के हर एक एलिमेंट का। तो ये ट्रिक आपने याद रख लेना है कि मोलर मास जो है। अब इस ट्रिक से फायदा क्या होगा? इस ट्रिक से फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपको आपने एग्जाम में देखा आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। स्मार्ट तरीके से एमसीक्यूज अप्रोच ये होती है, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है और उन चारों ऑप्शन में मास जो है वो कांस्टेंट है, तो आपसे पूछा है कि मोल किसके सबसे ज्यादा होंगे, तो आपने देख लेना है मोलर मास जिसका सबसे कम होगा मोल्स उसके सबसे ज्यादा होंगे। अगर आप इस ट्रिक को यूज नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप एक का मास पुट करेंगे और उसका मोलर मास पुट करेंगे, फिर उससे मोल निकालेंगे, फिर उसको अपने पास नोट करेंगे, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर फोर्थ का, और जब आप फोर्थ पे पहुंच जाएंगे तो आपको ये कंफ्यूजन होगी कि ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये 1 का है या ये सेकंड का है।
तो इससे आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और वो एमसीक्यूज आप वहीं पे छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको इस ट्रिक का पता हो, ये थोड़ी सी आप अपनी ब्रेन थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करें, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मोल जो है ये मोलर मास के इन्वर्सली रिलेशन है। सो जिसका मोलर मास ज्यादा है इसका मतलब उसके मोल कम है। अगर ज्यादा मोल का पूछा है, आपने कम मोलर मास वाले के ऊपर नजर रखनी है। अगर कम मोल वाले का पूछा है तो आपने देखना है कि मोलर मास किसके ज्यादा है। मोलर मास जिसका ज्यादा उसके मोल्स कम, अगर मास कांस्टेंट हो। ये एक छोटा सा ट्रिक था।